बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंतहाई खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 23 का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। एंड इट इज़ पर्टेनिंग टू द ऑल यू कैन से द अचीवमेंट्स दैट वी पीपल हैव मेड रिगार्डिंग द प्लांट्स। यानी कि आज हम मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में बातें करेंगे। राइट, देखते हैं कि आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स गो देयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 17, एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड ट्रेड्स। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, ट्रेड का मतलब खूबियां होता है। तो हम बेसिकली प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर करके उनको डिफरेंट एस्पेक्ट से बेहतर बनाना चाहते हैं। किससे बेहतर? जाहिर है उनके अबाउजात से बेहतर, सो दैट कि वो इस इंसानियत की ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, GMPs, genetically modified plants और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, कि हम क्यों करना चाह रहे हैं या हमने इसे क्यों किया, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमने इनको 1999 में जब देखा तो हमें पता चला कि 1990 में ये सिर्फ और सिर्फ 70.1 मिलियन एकड़ अराजी पर, हेक्टर पे सॉरी, क्या हुए? काश्त हुए। 70.1 मिलियन हेक्टर एरिया में क्या हुए स्टूडेंट्स? कल्टीवेट हुए। ये आटे में नमक के बराबर एक यू कैन से क्वांटिटी थी, बिकॉज 70.1 मिलियन हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारी ज़मीन के एतबार से ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट थी। इसका मतलब ये है कि इनिशियली जैसे हर दफ़ा होता है कि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वी ऑलवेज रेजिस्ट द चेंज, वी नॉट एक्सेप्ट द चेंज wholeheartedly or you can say willfully। तो बहुत कम लोगों ने इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को पसंद किया। लेकिन जब लोगों ने इन पर्टिकुलर क्रॉप्स की यील्ड को देखा, इनकी खसूसियात को देखा, इनकी वजह से मुनाफे की शरह को देखा और इनकी वजह से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कम इस्तेमाल को देखा, तो फिर बहुत से लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए। यानी कि आप देख सकते हैं कि महज 10 साल के अरसे में, मींस 1999 से 2009 तक ये एरिया बढ़कर 148 मिलियन हेक्टर तक पहुंच गया हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी तवक्को क्या थी कि अगले 5 साल में ये डबल होगा, लेकिन ये अगले 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा इनर्शिया है, हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने की यू कैन से आदत है। फिर उसके बाद जब हमने 2016 में दोबारा से एनालिसिस किया डेटे का, तो हमें पता चला कि ये 185.1 मिलियन हेक्टर्स तक बात जा पहुंची। यानी कि एक और संगे भी हम अबूर कर चुके थे। यानी कि अगर आप इस 185.1 मिलियन हेक्टर एरिया को देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ चाइना एंड अमेरिका। एरिया ऑफ चाइना एंड अमेरिका, जाहिर है ये एक बहुत बड़ी जाइंट लीप थी इन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। लेकिन जब हमने 2019 में देखा तो हमें पता चला कि 2019 में इट हैज क्रॉस द वेरी वेरी साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 1 बिलियन हेक्टर। राइट, तो हम 20 साल में 1 बिलियन हेक्टर तक पहुंच गए। लेकिन क्रिटिक्स ये बात करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, कि ये जो सारा एरिया है मेरे पास टोटल जो चाइना और अमेरिका के एरिया के बराबर है, इट इज लेस देन
10% of the total cultivatable land, less than 10% of cultivatable land, right? अभी भी 90% लोग जो हैं वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है इस पे भी एग्जैजरेशन है, मोर पीपल एक्सेप्टिंग इट डे बाय डे। सवाल ये है, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फायदा क्या होगा? इसके इस्तेमाल के में मुख्तलिफ फायदे होते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एक एग्जांपल आप लोगों की बुक पे गिवन है। एग्जांपल ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम अपनी फसलों को देखें तो वो दो किस्म की हो सकती हैं। ज़ाहिर है चौड़े पत्तों वाली हो सकती हैं और पतले और लंबे पत्तों वाली हो सकती हैं। हमने किया क्या है कि हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी फसल जिसके पत्ते पतले और लंबे हैं, समथिंग लाइक गंदम, समथिंग लाइक कॉर्न, समथिंग लाइक यू कैन से अदर टाइप्स ऑफ फॉडर्स, तो फिर हम चाहते हैं कि जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं वो इस फसल में ग्रो ना करें। तो हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर हम वीड किलर स्प्रे करते हैं, जिसके रिजल्ट में लंबे और पतले पत्तों वाले पौधे नहीं मरते बल्कि चौड़े पत्तों वाले पौधे मर जाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो गलत बात हो जाएगी, बिकॉज कि जब मैं रोटेशन ऑफ क्रॉप के ऊपर नेक्स्ट टाइम अब मैं चौड़े पत्तों वाली सब्जियां लगाऊंगा तो अब मुझे क्या करना है? मुझे दोबारा स्प्रे करना है। अब अगर मैं वही स्प्रे इन पौधों के ऊपर करूंगा तो क्या होगा? जाहिर है मेरी सारी चौड़े पत्तों वाली सब्जियां मर जाएंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक और पीस ऑफ लैंड को इस्तेमाल करना चाहिए कि जहां ये इस्तेमाल नहीं हुआ, या मुझे कुछ और स्मार्ट वे में सोचना चाहिए? तो जब हमने एक स्मार्ट वे में सोचा तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी मर्जी के जो पौधे हैं, जो मेरे यू कैन से कमर्शियल एस्पेक्ट के पौधे हैं या फूड वैल्यू के पौधे हैं, क्यों ना मैं उसके अंदर एक वीड किलर रेजिस्टेंट जीन लगा दूं। तो जब हमने इन चौड़े पत्तों वाली अपनी पसंद की सब्जियों में वीड रेजिस्टेंट जीन डाल दिए तो फिर मेरे पास क्या हुआ कि इनके ऊपर हार्बिसाइडल चीजों ने और वीड किलर सब्जियों के इफेक्ट कम हो गया, खत्म हो गया। अब क्या कर अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं इन चौड़े पत्तों वाली सब्जियों के ऊपर स्प्रे करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ वही चौड़े पत्तों वाली वीड स्किल होती हैं जो हमारी नहीं है, जो हम जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो वाली फसलें खत्म, वो वाली वीड्स खत्म हो जाती हैं और हमारी चौड़े पत्तों वाली सब्जियां बच जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ऐसा स्प्रे बनाया जो चौड़े पत्तों वाली सब्जियों को या हर्ब्स को किल कर देता था, और उनको बचाने के लिए फिर हमने अपनी पसंद की सब्जियों के अंदर, अपनी पसंद के फसलों के अंदर, अपनी पसंद के फ्रूट्स के पौधों के अंदर क्या लगा दिए? हर्बिसाइडल और वीड किलर रेजिस्टेंट जीन्स लगा दिए। इसका फायदा मेरे पास क्या हुआ? इसके वजह से हमें लेस टिलेज का सामना करना पड़ा। हम लेस टिलेज का मतलब ये है कि मुझे जंगलों को कम साफ करके उसी एरिया के अंदर दोबारा फसलें यू कैन से गेन करने की जरूरत पैदा हुई, जिसकी वजह से हमारा कल्टीवेटेबल एरिया उतना ही रहा लेकिन मेरी यील्ड बढ़ गई। तो ये थी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कि अगर हम लोग जेनेटिकली प्लांट्स को मॉडिफाई करें तो नॉट ओनली हमारा टिलेज कम होता है बल्कि हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टिलेज का मतलब होता है ज़ेरे काश्त एरिया। तो ज़ेरे काश्त एरिया उतना ही रहा लेकिन हमने अपनी यील्ड को, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा लिया और हमने रोटेशन ऑफ क्रॉप को भी क्या किया? इंश्योर किया। आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से प्लांट्स को एज ए होल मॉडिफाई किया है। अगले स्टेप हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट को सिर्फ एक जीन के लिए मॉडिफाई किया है। अभी हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से प्लांट्स को एज अ होल मॉडिफाई किया है टू इंक्रीज द यील्ड। मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आज इंसानियत को शायद उतना ज़्यादा खतरा एटम बॉम्ब से नहीं है जितना पॉपुलेशन बॉम्ब से है। तो हमारी आबादी बहुत एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। अगर हमने इस बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ अपनी प्रोडक्शन को ना बढ़ाया, अपनी फसलों की प्रोडक्शन को ना बढ़ाया, अपने मीट की प्रोडक्शन को ना बढ़ाया, अपने मिल्क की प्रोडक्शन को ना बढ़ाया, तो डेफिनेटली आगे ही क्या है स्टूडेंट्स के हर 10 में से 9 इंसान आगे ही किसका शिकार है? अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। तो अगर हम अपनी फूड की प्रोडक्शन को कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकता है। और आगे ही हमारे पास अफ्रीका में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो आगे ही कहत साली का शिकार है।
हम ये नहीं चाह रहे हैं कि इंसानियत भूखी मर जाए। इंसानियत की खिदमत करने के लिए वी हैव टू ऑप्ट डिफरेंट स्मार्ट वेज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन in the terms of plants, in the terms of fruits, in the terms of milk, in the terms of dairy products, in the terms of meat. We have to think smartly. आइए देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एज ए होल प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं सो दैट वी मे इंक्रीज द प्रोडक्शन। उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, जैसे हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिज़ाइन करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा चेंज फील हो आप लोगों को। हम लोगों ने व्हीट जिसे हम गंदम बोल रहे हैं, राइस चावल, शुगर बीट जिसे हम चुकंदर बोलते हैं, शुगर केन गन्ना, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स जिन्हें हम दालें बोलते हैं, कॉर्न हमारी मकई और कॉटन हमारी कपास। इन सारों को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। किस लिए मॉडिफाई किया है? टू वर्क अगेंस्ट हर्बिसिडल जीन्स, टू बी सॉल्ट टॉलरेंट, टू बी ड्राफ्ट टॉलरेंट, एंड टू बी द कोल्ड रेजिस्टेंट, एंड फॉर द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और यील्ड। राइट, तो ये टेबल आप लोगों की बुक में गिवन है। आप लोगों ने देखना है कि हमने कौन कौन से प्लांट को किस किस पर्टिकुलर जीन के लिए मॉडिफाई किया है। जाहिर है हमारी ख्वाहिश क्या है कि अगर हमारे पास हर्बिसिडल जीन्स इंसर्ट हो जाए मिसाल के तौर पे, तो फिर हम लोगों को हर्बिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ऑलरेडी हर्बिसिडल जीन प्रेजेंट है। अगर हम उसमें सॉल्ट टॉलरेंट जीन्स इंसर्ट कर देंगे तो जाहिर है अब प्लांट्स ऐसी ज़मीन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं कि जो पहले नाकाबिले इस्तेमाल हो गई थी। आपको याद है कि हम लोग इसके लिए दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक को बोलते हैं सेम और एक को बोलते हैं थोर। एक वाले केस में जो ज़मीन है उसमें पानी की मिक़दार बढ़ जाती है और दूसरे वाले केस में सॉल्ट की मिक़दार बढ़ जाती है। अगर आपकी ज़मीन कलराठी हो गई है, उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो फिर हमें ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करने चाहिए कि जो इस पर्टिकुलर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के अंदर भी ग्रो कर सकते हों। देखते हैं हमने ये काम कैसे किया, बट वी आर डूइंग इट। फिर हमने आपको ये बात पता है हमारे स्टूडेंट के खुश्क साली, ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं खुश्क साली, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास ज़मीन की दो किस्में हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं बारानी ज़मीनें, ऐसी ज़मीनें जिनका इन्हिसार बारिश के ऊपर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर उन इलाकों में बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी और अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें अच्छी नहीं होंगी। तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए, क्यों ना ऐसे जीन्स ढूंढे जाएं जो उन पौधों में पाए जाएं जो जाहिर है डेजर्ट में ग्रो करते हैं। इट मीन्स दे हैव गॉट सम स्ट्रेटेजी और टेक्निक टू फेस द ड्राफ्ट। तो अगर हम वो वाला जीन इन पर्टिकुलर प्लांट्स में इंसर्ट कर देंगे तो वो बहुत कम वाटर के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी ऐसे प्लांट की बात कर रहा हूँ जो कोल्ड सेंसिटिव है, जिसके पत्ते मुरझा जाते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, किस में ठंडे मौसम में अगर मैं उसके अंदर एक कोल्ड रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दूं तो डेफिनेटली अब वो सर्दी से नहीं मरेंगे बल्कि हैप्पीली उसमें ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हमारी यील्ड भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ हमारी सोच, हमारा वे है टू टैकल द थिंग्स। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उस बढ़ती हुई आबादी के लिए रोटी कपड़ा और मकान को शायद हमारे पॉलिटिशियंस तो कभी पूरा ना कर पाए, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर डूइंग आवर जॉब, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम कलराठी ज़मीनों को इस्तेमाल करें, चाहे ड्राफ्ट हो चाहे ठंडक हो, हम अपनी इस इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करने में कामयाब हो सकते हो। फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि इमारती लकड़ी, ठीक है, जिसे हम लंबर और टिम्बर दो नाम से जानते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि अगेन शायद हमारे मुल्क में कभी ऐसा हो सकता हो कि अगर हम एक ट्री काटें तो उसकी जगह पर अगर एक ट्री लगा भी दें, या अगर मैंने एक ट्री काटा है तो उस जगह पे मैं अगर 2 ट्रीज लगा दूं मिसाल के तौर पे, तो फिर हम कभी भी अपनी ज़मीन को बैरन नहीं देख सकते।
लेकिन हमारे यहाँ तो डिफरेंट टाइप्स के यू कैन से कि प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली ट्रीज के साथ, कि हम ट्रीज को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं लेकिन उसके इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज को हम प्लांट नहीं कर रहे। दूसरी बात, इन पर्टिकुलर ट्रीज को डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस है वो अटैक कर रही हैं। तीसरी बात कि अगर मैं इन पर्टिकुलर ट्रीज को आफ्टर सम टाइम कट करता हूं तो उससे जो वुड मेरे पास आती है उसको बहुत जल्दी से दीमक लग जाती है या वो बैठना शुरू हो जाती है। इन सारी चीज़ों को यू कैसे कोप करने के लिए कि प्लांट की एबिलिटी टू फिक्स CO2 वो तरीके से हो, फिर जो मेरे पास पल्प आए वो डिफरेंट किस्म की डिजीजेस से रेजिस्टेंट हो, और फिर अगर मैं उसे सेव करूं तो भी वो रेजिस्टेंट रहे। इसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के जीन्स को डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, सो दैट वी मे हैव अ मॉडिफाइड पल्प। कम फोर्स के साथ मैं ज़्यादा काम कर सकता हूं और ज़्यादा देर तक वो वाली वुड अपनी शक्ल को बरकरार रख सकती हो, वेदर रेजिस्टेंट हो और खूबसूरती में भी ख़राब ना हो। ये सारी के सारे फीचर्स हैं जो हम इस मॉडिफाइड पल्प के अंदर ऑब्टेन चाह रहे हैं फॉर डिफरेंट ट्रीज। वी आर डूइंग इट, वी आर सक्सेसफुल इन सम एस्पेक्ट्स एंड येट वी हैव टू हैव अ वेरी अपहिल टास्क एंड वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एंगेज्ड इन इट। नाउ हम देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों की बुक में सॉल्ट टॉलरेंस के लेवल से एक बहुत इंपॉर्टेंट लंबा सा पैराग्राफ गिवन है जिसको जाहिर है मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाए। हमारे किसान ने लालच कर करके और हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स और सॉल्ट डाल डाल के मेरी ज़मीन को ख़राब कर दिया है। हमारी ज़मीनें कलराठी हो गई हैं। अगर हम इन कलराठी ज़मीनों को दोबारा से आबाद करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे पौधे बनाने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के अंदर भी ग्रो कर सकते हों। इसके मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक सोच से। सोच वॉज वेरी वेरी नोबेल। वो क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने ये देखा कि नंबर 1, समंदर में पौधे कैसे रहते हैं। समंदर का पानी कैसा होता है? जाहिर है हाईली सॉल्टिश, बहुत ज्यादा मिकदार होती है किसकी? सॉल्ट की, लेकिन फिर भी पौधे उसमें ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सी वीड्स को कोई ना कोई ऐसा जीन जरूर दिया है जो इनको सॉल्ट टॉलरेंट बना रहा है। तो हम अपने रिसर्च का जो एंगल था या रिसर्च का जो फोकस था वो इन सी वीड्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया। एक बात। उसके बाद दूसरी बात ये है हमारे स्टूडेंट्स कि हम पानी की बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि दुनिया में अवेलेबल वाटर दैट मे कॉज रेन इज वेरी लिमिटेड। ऑल तो दुनिया में 6% एरिया पे कहीं ना कहीं बारिश हो रही होती है, लेकिन जो 6% बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लोब पे यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है कहीं दरमियानी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सॉल्ट वाटर को यूज करें, राइट। तो हम लोगों ने उस पर्पस के लिए सॉल्ट वाटर को इस्तेमाल करना शुरू किया। और नंबर 2, उन सी वीड्स में से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले और उन्हें प्लांट्स के अंदर लगा दिया। सवाल ये था कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के सेल के अंदर करता क्या है? तो आंसर ये है कि इन पर्टिकुलर जीन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इन पर्टिकुलर प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट सेल वैक्यूल्स में क्या इंसर्ट करे? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन चैनल्स। नंबर 1, दैट कैन ट्रांसपोर्ट सोडियम इनवर्ड द वैक्यूल। नंबर 2, वो को ट्रांसपोर्ट करे हाइड्रोजन आयंस इन इट। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली इन पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर क्या है? सॉल्ट रिच वाटर आ रहा है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स तो जाहिर है सेल श्रिंकेज का शिकार हो सकते हैं। तो नेचर ने क्या दिया? इनको खास किस्म के वैक्यूल दिए। वो वैक्यूल क्या करते हैं? लुक एट दिस कि वो सोडियम को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। व्हेन दिस पर्टिकुलर सोडियम बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल्स, तो रेस्ट ऑफ द सेल कैन परफॉर्म इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज वेरी इफेक्टिवली। तो दिस इज हाउ these particular salt tolerant plants they can grow happily in the salty soils। बात समझ आ रही है? बल्कि ये देखा गया कि जब हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को
मॉडिफाई करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास अरेबिडोप्सिस है। तो इन पर्टिकुलर प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए बल्कि हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट वाला वाटर देना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी फसलें, ऐसे पौधे पैदा हों, समथिंग लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, शुगर बीट, ब्ला ब्ला, कॉर्न एटसेट्रा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी अगर ग्रोथ करवानी है सॉल्टी सॉइल के अंदर, तो मुझे इसके अंदर भी ये वाले जीन इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो बहुत से केसेस में हम कामयाब हैं, लेकिन बहुत से केसेस में अगेन रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर भी ये वाले प्रोटीन चैनल इंसर्ट कर दें जो प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में से सेलेक्टिवली सोडियम को एब्जॉर्ब करके अंदर स्टोर कर लें और प्लांट के सेल की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट ना करें। तो ये है स्टूडेंट्स माय डियर मैकेनिज्म कि जिसके जरिए से हम एक प्लांट को जो कि सॉल्ट टॉलरेंट नहीं था उसे हम सॉल्ट टॉलरेंट बना दें। आगे हम देखेंगे कि हम लोगों ने फूड की क्वालिटी को कैसे इन्हांस किया, किन पौधों में इन्हांस किया है और उनका फायदा हमें क्या हुआ। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फूड की क्वालिटी के बारे में। यू नो प्रीवियस बोर्ड्स पे हमारा सारा फोकस किस पे था, फूड की क्वांटिटी पे, बिकॉज कि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमने उसको फूड देनी है। आफ्टर मेकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फूड, अब हमारी ख्वाहिश क्या है कि वो जो फूड हमारे पास आ रही है हम उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करें। उस पर्पस के लिए लुक एट दिस, हम चाहते हैं कि हम उनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार को बढ़ाएं, फिर हम चाह रहे हैं कि हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड बढ़ाएं, then we want to increase the concentration of vernolic acid and finally we want to increase the concentration of ricinoleic acid। सवाल ये है कि ये हम काम क्यों करना चाह रहे हैं। इसमें से जो मेरे पास पहली दो चीजें हैं वो डेफिनेटली मेरे लिपिड मेटाबॉलिज्म की इस्लाह के लिए जरूरी है। ये जो मेरे पास दो चीजें हैं वर्नोलिक एसिड और रिसिनोलिक एसिड, ये दोनों की दोनों चीजें या दोनों के दोनों जीन्स या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बेसिकली इस्तेमाल करता हूँ इंक्रीजिंग द हार्डनेस, किस में, पेंट में और प्लास्टिक में। यानी कि मैं इंडस्ट्रियल यूज की जीन्स को भी प्लांट्स में इंसर्ट करता हूं। उसका फायदा मेरे पास ये होगा कि अगर मैं इन पर्टिकुलर प्लांट्स की प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करूं तो पेंट्स और प्लास्टिक्स की हार्डनेस को बढ़ाने के जो प्रोडक्ट्स हैं मींस वर्नोलिक एसिड और रेसिनोलिक एसिड भी मुझे प्लांट बॉडी से मिल सकते हैं। और सवाल ये था कि क्या सोयाबीन के पास ये वाले जीन्स हैं, तो आंसर इज नो। तो फिर मैंने वर्नोलिक एसिड और रेसिनोलिक एसिड के जीन कहां से लिए, तो आंसर है एक प्लांट है वेरनोनिया और एक प्लांट है कैस्टर प्लांट। हम लोगों ने यहां से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए और उसे उठा के हमने सोयाबीन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब सोयाबीन नॉट ओनली मुझे दे रहा है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज ऑल्सो गिविंग मी ओलिक एसिड, वर्नोलिक एसिड एंड रेसिनोलिक एसिड। गॉट द पॉइंट। फायदा डेफिनेटली बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक्स एंड द पेंट्स। फिर हमने किया क्या हमारे स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि अगर हम प्लांट को ओवरऑल मॉडिफाई करना चाहते हैं टू इंक्रीज द यील्ड और प्रोडक्टिविटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बातें आपसे पहले हो चुकी हैं, दोबारा से जल्दी से रिकैप देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंजाइम पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम होता है RUBP, रूबुलोज बेस फॉस्फेट। रूबुलोज बेस फॉस्फेट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ C3 cycle and this particular RUBP has the ability to accept the CO2 from the environment and convert this 5 carbon compound into 6 carbon compound that readily split into 2-3 carbon compounds। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने C3 cycle में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेल्विन केल्विन साइकिल में डिस्कस की हुई हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे स्टूडेंट्स कि अगर मैं RUBP की ही बात करूं तो फिर ये करता क्या है कि एक वक्त में सिर्फ एक CO2 का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। अगर एक वक्त में एक CO2 का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने की बजाय 2 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह है कि जाहिर है तेजी से मैं एनवायरनमेंट में से CO2 खत्म कर सकता हूं। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इस पर्पस के लिए जापानीज साइंटिफिक टीम वो ये काम कर रही है कि क्यों ना हम C3 प्लांट्स के अंदर एक C4 साइकिल भी इंट्रोड्यूस कर दें।
अगर हमारे पास C3 साइकिल लेस एफिशिएंटली काम कर रहा हो तो C4 साइकिल मोर एफिशिएंटली काम करके उन पर्टिकुलर प्लांट्स की यील्ड को बढ़ा सकता है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर मैंने RUBP की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्टोमेटा को भी क्या किया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, स्टोमेटा के पोर्स को बढ़ा कर दिया जाए, स्टोमेटा के नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन खाली ये काम करने से गुजारा नहीं होता, फिर हमें इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा कि हमें इन पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए एक सेकेंड रॉ मटेरियल दैट इज वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर RUBP के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेट बढ़ गई है तो फिर उस पर्टिकुलर फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एज अ होल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे एज अ होल ही प्लांट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस करना जो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो, इसके लिए जाहिर है अभी भी हमें शबो रोज बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, तभी हम प्लांट की प्रोडक्शन को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं और हम पर एकड़ यील्ड में इजाफा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जीन को अगर इंसर्ट किया एक प्लांट के अंदर तो उससे में क्या क्या फ़ायदा हुआ और उसे हमने इंसानियत के फ़ायदे के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कोड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पुरानी बातें हैं क्योंकि चूंकि आपकी बुक में इसी सीक्वेंस से गिवन है तो हमने आपको वैसे ही पढ़ाना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें वैसे ही पढ़ाना है। तो आपकी बुक में ये डिफरेंट चीज़ों के नेम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा ह्यूमन हार्मोन्स, डिफरेंट किस्म के प्लांट हार्मोन्स हैं, ह्यूमन हार्मोन्स है जिसको हम लोगों ने प्लांट बॉडी के अंदर इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद अब प्लांट्स हमें ह्यूमन हार्मोन बना के दे रही हैं और वो हम जाहिर है उसके प्रोडक्ट्स पे से हार्वेस्ट आउट कर लेते हैं। सिमिलरली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट blood clotting factors in the plants in terms of the genes, and then these particular genetically modified plants, they are giving us those blood clotting factors that can be used to save the lives as well. लेकिन हम एक काम इससे आगे बढ़ के करने में कामयाब हुए हैं, वो क्या है कि हम स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज बनाएं और ये स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज जाके क्या करें, स्पेसिफिक किस्म के सेल्स के साथ बाइंड करें और उन्हें किल कर दें। बेस्ट एग्जांपल, हमने एक ऐसी कॉर्न बनाई है कि जिसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं दैट कैन स्पेसिफिकली डिलीवर कर सकती हैं you can say antibodies to these antigens, and that will fight with one another, and these particular tumor cells will be, you can say, vanish from the site. फिर इसके अलावा हमने एक ऐसा सोयाबीन प्लांट प्रोड्यूस किया है जिसके अंदर हम लोगों ने ऐसी एंटीबॉडी बनाई है जो जाइंटल हर्पीज को ट्रीट करती है। वेरी वेल कि ये एक बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है जो कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो इट कैन कॉज सम वेरी वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। फिर हम चलते हैं एक और जीन की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। यू नो दिस पर्टिकुलर एंजाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये एंजाइम मेरे पास है, हमारे स्टूडेंट्स, तो फिर मेरे पेशेंट के अंदर गैलेक्टोज की एक्यूमुलेशन नहीं होगी। अगर गैलेक्टोज की एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो मेरी बॉडी के अंदर कोई भी एक्यूमुलेटिव डिसऑर्डर नहीं होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा हो जाना, तो फिर एक्सेसिव अमाउंट में गैलेक्टोज मेरी बॉडी में जमा नहीं होगा और मुझे एक एक्यूमुलेटिव डिसऑर्डर नहीं होगा। एक ऐसा डिसऑर्डर, इस तरह का डिसऑर्डर आप लोगों ने, दैट वाज बेसिकली द डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये हम लोगों ने पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 में टे-सेक्स डिजीज के नाम से भी पढ़ा था, और जो टे-सेक्स डिजीज थी वो भी एक एक्यूमुलेटिव डिसऑर्डर था। आपने देखा था कि उस वाले केस में भी बच्चा पहले 3 साल भी नहीं रहता और उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस एट एबनॉर्मल प्लेसेस हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर डेथ्स होती हैं। हम उनको भी ओवरकम कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द वेरी स्पेसिफिक एंजाइम एंड देन प्रोवाइडिंग देम इन द फूड, और जब वो पेशेंट वो वाली फूड खाएगा तो ये वाला एंजाइम उसके ब्लड में सर्कुलेट करेगा और जहाँ जहाँ भी ये चीज़ एक्यूमुलेट हो गई होगी उसको डिग्रेड करेगा और उस पर्सन की लाइफ
क्या होगी, प्रोलॉन्ग या बच जाएगी। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही डेंजरस लीथल डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। अब ये जो मेरे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसे हम नॉन हॉजकिन इसलिए बोलते हैं कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है उस वाले केस में सिर्फ मेरे एक किस्म के जो WBCs हैं उनका कैंसर होता है, लेकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर डिफरेंट किस्म के जो मेरे RBCs हैं दे जस्ट अंडरगो द कैंसर स्टेट, जिसकी वजह से जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, जितने भी मेरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, दे बिगिन टू स्वेल। मेरी जो डिफरेंट किस्म की लिम्फ नोड है वो स्वेल कर जाती हैं और ये कितनी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर गई हैं बॉडी के अंदर, उसको टेस्ट करने के लिए नॉर्मली हम एक पेट टेस्ट करते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बॉडी में कहाँ तक फैल गया है। अब इनिशियली या अगर आप देखिए अब तक भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द पेशेंट्स दे जस्ट गो टू द डेथ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल इन द अदर यू कैन से डेवलप्ड कंट्रीज। वो क्या है कि हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के वायरसेस को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सोयाबीन देते हैं खाने के लिए, और इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को तैयार करने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं। तो 30 दिन के अंदर हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को जब इस पेशेंट को खिलाएंगे तो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जिसे हम आज तक बिल्कुल नाकाबिले यकीन हद तक अनक्योरेबल समझते थे, 30 दिन के एफर्ट से वो क्योरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज द अचीवमेंट that is really a very good news for the patients who are suffering from non-Hodgkin lymphoma. तो वर्ड इज वाइड ओपन, आपके पास सोचने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ स्मार्टली यू थिंक, हाउ इंटेलिजेंट एंड थिंकिंग ब्रेन यू हैव गॉट ऑन योर शोल्डर्स। और जैसे आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के इख्तिताम पे आप लोगों की हक में दुआ करता हूँ, मेरी आज भी आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को एक स्मार्ट वे में सोचने वाला एक फर्टाइल थिंकिंग ब्रेन दे और आप इसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी दुआ के साथ और इस नसीहत के साथ कि आप अपने और अपने वालिदैन का ख्याल रखने में बहुत ज़्यादा कामयाब हों और ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा कामयाब हों, और जब कभी नमाज़ पढ़ें तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।